न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। जहां नतीजों से पहले बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। बीएसपी विधायक संजू सिंह ने मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बीएसपी का समर्थन बीजेपी के साथ है। ग्वालियर चंबल में बीएसपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा भी संजू सिंह कर रहे हैं और इधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी भी मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो 10 तारीख को काउंटिंग होनी है, गिनती होनी है और उससे पहले सुरेंद्र सिंह शेरा, नारायण त्रिपाठी, संजू सिंह मुलाकात करने पहुंचे मंत्री भूपेंद्र सिंह से। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई है और इसके बाद न्यूज 18 से भी बात की संजू सिंह ने। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में ये संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त बीएसपी के विधायक संजू सिंह हैं। संजू सिंह जी, क्या उम्मीद है बीएसपी को इस उपचुनाव में, खासतौर से ग्वालियर चंबल में? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि वो दोनों दलों की सरकारों को उस संभाग की और प्रदेश की जनता देख चुकी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने जा रही है। आप लोगों की जो भूमिका है, मेरा मतलब आपसे जो निर्दलीय एसपी बीएसपी के जो भी विधायक रहे, पिछली सरकार में भी महत्वपूर्ण थी और इस सरकार में हमने देखा जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आप लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आए थे। अभी भी आप भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ से निकल रहे हैं, तो मतलब संकेत साफ हैं 10 तारीख के बाद के? हाँ, लगभग साफ है संकेत, इसमें कोई वो नहीं है। और हम लोगों का जो मुख्य मकसद है वो हमारे क्षेत्र का विकास है। अभी भूपेंद्र सिंह जी से मिलने आया तो अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर ही आया। उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी उनको पूरा करेंगे और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, कह रही कि 28 में से 28 सीटें और अगर 2-4 कम भी रह गई तो बाकी के जो लोग हैं उनका समर्थन उनको मिलेगा। देखिए, आश्वस्त तो हम भी 28 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, तो हो सकता है 28 सीटें हम भी जीत सकते हैं। आश्वस्त हैं तो आशा करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका समर्थन बीजेपी को रहेगा, ये एकदम स्पष्ट है ये बात? हाँ, अभी तो हम भाजपा को समर्थन कर ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं इसमें। तो ये हैं संजू सिंह जो बीएसपी के विधायक हैं और इस वक्त भूपेंद्र सिंह जो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भी हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की और उन्होंने साफ संकेत देती हैं कि उनका समर्थन बीजेपी को है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, राजनीतिक जो गहमा गहमी है एक बार फिर से तेज हो गई है 10 तारीख के नतीजे से पहले। संजू सिंह जी ने भी मुलाकात की, नारायण त्रिपाठी जी ने भी मुलाकात की, शेरा भैया ने भी मुलाकात की। क्या मायने इन मुलाकातों के निकाले जाएं सर? नहीं, देखिए, इसके कोई अलग मायने नहीं है। ये सामान्य मुलाकात है और हमेशा हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। अभी सब चुनाव में व्यस्त थे और इस वजह से बीच में 15-20 दिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब वो भी भोपाल है, हम भी भोपाल हैं, तो सामान्य मुलाकात, विकास के कामों पर चर्चा, क्षेत्र की सामान्य मुलाकात। सर, क्या ऐसी कोई संभावना है कि मान लीजिए जो नंबर गेम है उसमें आप लोग थोड़ा सा कहीं पीछे रह जाएं, तो क्या इन सारे लोगों के जो समर्थन है वो सब आप लोगों को प्राप्त होंगे? इस वजह से भी क्या इन मुलाकातों के मायने निकाले जाएं? देखिए, नंबर गेम में तो कोई दिक्कत है नहीं है, परिणाम बताएंगे 10 तारीख को। और समर्थन का जहां तक इन लोगों का सवाल है, तो पहले भी हम लोगों को समर्थन कर रहे थे, आगे भी उनका समर्थन रहे, ये हम लोग चाहते हैं। और उनका जो सम्मान पहले था वो सम्मान अभी भी रहेगा। कोई इसलिए नहीं कि हमें बहुमत मिल गया तो कोई उनके सम्मान में कमी आएगी, ऐसा नहीं होगा। बीएसपी के जो विधायक है संजू सिंह, उनसे हमने बात की। जब आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ में रहेगा। लेकिन शेरा भैया बिना कुछ बोले चले गए हैं, इस खामोशी की कुछ मायने निकाले जाएं क्या? नहीं, ऐसे कोई मायने नहीं है। वो भी आए थे, बैठे थे, सामान्य बातचीत हुई, सामान्य चर्चा हुई है और उनका भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि पूरी 28 की 28 सीटें उनकी रहेंगी। हालांकि वो इस बात की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ जगह रीपोल की मांग की है, जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनके बाहर पहरेदारी की है। एक तरफ जीत और दूसरी तरफ ये आशंका। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव हारती है, अगर ये सब होता तो 2018 में हम लोगों की सरकार क्यों जाती? हम ही लोग रहते सरकार में, हम तो उस समय सरकार में ही थे जब चुनाव हुए। तो कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो वो इस तरह के आरोप लगाना शुरू करती है और अपनी हार का, पराजय का ठीकरा वो ईवीएम पे, प्रशासन पे
सब पे डालने का काम करते हैं। तो ये हैं भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भी हैं, और जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त हो रहे हैं उनको लेकर हालांकि उनका कहना है कि सामान्य है, मेल मुलाकात होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि 10 नवंबर को जब नतीजे आने हैं तो उनके लिए जो राजनीतिक बिसात है वो अभी बिछना शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो बसपा विधायक संजू सिंह, बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक, इन सभी ने मुलाकात की है भूपेंद्र सिंह से। और स्वाभाविक है कि इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जाएंगे, कई सियासी पहलू भी देखे जाएंगे। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आपके लिहाज से इस मुलाकात के क्या पॉलिटिकल संदेश? बिल्कुल, देखिए ये दरअसल जो वक्त है वो ऐसा वक्त है जब राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है, क्योंकि जनता का मैंडेट आखिरकार क्या रहा है वो अभी ईवीएम में कैद है, और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो फिर वो क्या हो सकते हैं, इनको लेकर दोनों तरफ से प्लान ए और बी पर काम चल रहा है। संभवतः इसी को देखते हुए ये मेल मुलाकातें हो रही हैं। हालांकि जो बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने इन मुलाकातों को सामान्य बताया है, लेकिन एक ही वक्त में 3 ऐसे चेहरों की मुलाकात हो जाना जिनका समर्थन कहीं ना कहीं मायने रखता है बीजेपी के लिए, तो ये संदेश साफ तौर पर जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है और हर समीकरण को बैठाने की कोशिश की जा रही है। उनमें से एक संजू सिंह, हालांकि 2 ही विधायक हैं बीएसपी के मध्य प्रदेश में, उनमें से एक संजू सिंह है और उसी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं जहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो समर्थन है उनका वो बीजेपी को रहेगा। हालांकि समर्थन देने या न देने का फैसला किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो उनके मुखिया होते हैं वही तय करते हैं, तो इस लिहाज से ये फैसला मायावती को करना होगा। लेकिन जिस तरीके के संकेत मायावती ने कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में दिए चुनाव को लेकर, उन्होंने एक बयान भी जारी किया कि अगर जरूरत हुई तो फिर वो बीजेपी का समर्थन भी कर सकती हैं, तो शायद वो मैसेज यहाँ भी क्लियर है मध्य प्रदेश में बीएसपी के जो विधायक हैं उनको लेकर, और यही वजह है कि संजू सिंह ये कह रहे हैं कि उनका समर्थन बीजेपी को रहेगा और अभी भी दे रहे हैं। एक तो बात ये, शेरा भैया ने जरूर कोई बातचीत मुलाकात के बाद नहीं की है, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने भरोसा जताया है कि शेरा भैया से सामान्य मुलाकात हुई और उनका भी अभी हाल की स्थिति में देखें तो समर्थन बीजेपी को है। नारायण त्रिपाठी हालांकि विधायक तो बीजेपी के ही हैं, लेकिन उनकी निष्ठा को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा था तो हमने देखा कि कई मुलाकातें नारायण त्रिपाठी की तब के सीएम कमलनाथ से सीएम हाउस में हुई थी, तो उनकी निष्ठा पर सवाल रहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी मुलाकातें भी इसी लिहाज से की जा रही हूं कि कहीं कोई जो घर का विकेट है वही न गिर जाए। जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उनके आने का सिलसिला बीजेपी में जारी है, तो ये सारे समीकरण जो हैं वो संभावित 10 तारीख के जो नतीजे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि बैठाए जा रहे हैं। 10 के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि नंबर गेम में कौन पार्टी कहां पर खड़ी है, किसको किसका समर्थन हासिल है, क्योंकि ये चुनाव में ऐसा भी हो सकता है कि शायद 2 या 4 सीटें ही ऐसी हों जिनसे खेल बनने और बिगड़ने का खेल हो। यही वजह है कि दोनों तरफ से जो गतिविधियां हैं वो जारी हैं। कांग्रेस भी प्लान तैयार कर रही है और बीजेपी के प्लान भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शरद, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। बसपा का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि मायावती का संदेश हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में सपा को रोकने के लिए उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस से भी मायावती खार खाए बैठी हैं, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए जरूर कोई संदेश संजू सिंह को मिल गया हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि जो संदेश राहुल लोधी के इस्तीफे को दिलाकर सपा बसपा और निर्दलियों के मद्देनजर दिया गया था, यह भी कहा गया कि यह संदेश उनके लिए भी है, तो आज भी क्या कोई ऐसा संदेश एक लिहाज से दे दिया गया और यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर ली गई कि हम मेजॉरिटी में हैं, आप हमारे साथ रहिए। देखिए, इस वक्त दरअसल दोनों ही तरफ से जो खेल है वो तराजू पर हर व्यक्ति से कह सकते हैं हम, राजनीतिक पार्टी चाहे बीएसपी हो या बीजेपी हो, वो ये देख रही है, वो ये चाहती है कि जो पलड़ा है उसकी तरफ भारी रहे। आज की स्थिति में अगर संजू सिंह ये कहते हैं कि जो बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी को बीएसपी का समर्थन है वो जारी रहेगा, तो शायद वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और संभावित जो नतीजे हैं अगर वो बीजेपी के पक्ष में रहे तो उन्हें कम से कम उनकी जगह एक रहनी चाहिए।
वो तब देखा जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे, तब क्या समीकरण बदलने हैं वो बदले जाएंगे। वहीं बीजेपी ये सोच रही है कि अगर मान लीजिए किसी तरीके का कोई नंबर गेम में सीटों की जरूरत पड़ी और ऐसा हुआ तो फिर बीएसपी का जो समर्थन है वो उनको रहना चाहिए। तो अभी तो गिव एंड टेक की जो स्थिति है वो दोनों तरफ से है, बीजेपी और बीएसपी के, चाहे फिर वो निर्दलीय हो। उस दौरान का प्लस माइनस जरूर कैलकुलेशन बीजेपी कर रही होगी और इसी लिहाज से ये जरूर सुनिश्चित करने की कोशिश कि भाई अगर कुछ कम भी पड़े तो आपके पास वो नंबर रहे। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा का जरूर जिक्र कर रहे थे शरद की, वो खामोश रहे और सुरेंद्र सिंह शेरा कमलनाथ के भी बेहद खास माने जाते हैं। शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्व मंत्री माया सिंह आज बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। संगठन महामंत्री सुहास भगत से उन्होंने मुलाकात की। ग्वालियर चंबल में हुए मतदान को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। पार्टी के बगावती नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि जो पार्टी विरोधी काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व मंत्री माया सिंह जी हैं। माया सिंह जी, क्या आपका अनुमान है 10 तारीख को लेके? 10 तारीख को लेके भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि लोगों को मालूम है कांग्रेस ने जिस तरीके से बिकाऊ टिकाऊ और ये सब करके जो नारे दिए या कहा है, तो बिकाऊ टिकाऊ की बातें तो वही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों को भी पता है कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विकास के सारे काम बंद कर दिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं था। आप अपने ही चुने हुए विधायकों से मिल नहीं रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सिंधिया जी उनसे बात कर लेंगे। सिंधिया जी ने भी अपने क्षेत्र के विधायकों की जो भी परेशानियां हैं, विकास के कार्य हैं उनके क्षेत्र के, तो उन्होंने बात करनी चाहिए, उनसे भी बात नहीं की। उनको भी कह दिया, उन्होंने कहा कि जब ये बैठे हुए हैं सड़क पे तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, उतर जाओ सड़क पे। तो इस तरीके की परिस्थितियों में ये चुनाव सामने आए और जनता को भी ये सारा मालूम है, तो इसलिए जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी सीटें जीती। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ग्वालियर पूर्व डबरा विधानसभा सीट की ईवीएम रखी गई हैं। इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशियों को यहां की सुरक्षा को लेकर चिंता है। यही वजह कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर निगरानी के लिए टेंट लगाकर बैठाया है। वहीं मुरैना में भी कांग्रेस स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे के जरिए ईवीएम पर नजर बनाए हुए 4-4 घंटे की ड्यूटी कांग्रेसियों ने आपस में बांट रखी है। खबर भोपाल से। उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस का एक और कदम। कांग्रेस उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी से जानकारी मांगेंगे। पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग के बारे में जानकारी ली जाएगी। प्रमाण के साथ संख्या की जानकारी ली जाएगी। पीसीसी ने सभी उम्मीदवारों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस को पोस्टल बैलेट से डाले गए वोट में गड़बड़ी की आशंका सता रही है। पीसीसी कार्यालय प्रभारी राजीव सिंह का बयान आया है। आशंकाओं के समाधान के लिए उपचुनाव वाली सीटों पर ये जानकारी मांगी जा रही है, यानी कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट आए हैं उनकी डिटेल जानकारी मांगी जा रही है। कांग्रेस के जरिए ये जानकारी मांगी जाएगी। उम्मीदवार जो हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी डिटेल जानकारी लेंगे। पोस्टल बैलेट को लेकर सांवेर में हमने देखा कि बहुत पहले से बगैर उम्मीदवारों को बताए हुए उन्होंने पोस्टल बैलेट घर घर जाके डलवाने का प्रयास किया। तो उसको देख के हमने अपने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वो पोस्टल बैलेट कितने डले हैं, उसकी संख्या किस किस वर्ग में कितने डले हैं, उन सब की संख्या लेके अपने पास सर्टिफिकेट दिया जाता है निर्वाचन अधिकारी द्वारा, तो उसको लेके रखें ताकि ये काउंटिंग वाले दिन उसमें कोई हेरफेर नहीं कर सके। देखिए, हर चुनाव के पहले कांग्रेस इस तरह का नाटक करती है, जबकि वो सब चीज़ें जानते हैं कि सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि उसमें कहीं कोई गुंजाइश किसी प्रकार की होती नहीं है। और कांग्रेस हमेशा चुनाव के पहले इस तरह का नाटक करती है, तो एक ही नाटक है और कुछ नहीं इसके अलावा इसमें। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। आईटी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विज्ञापन कंपनियों पर छापेमारी की है और आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। भोपाल, रायपुर, बिलासपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी। व्यापक और एएस विज्ञापन कंपनी पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी अभी भी लगातार जारी है। 30 से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं और इसमें अभी तक साफ नहीं हुआ कि क्या हासिल हुआ। माना जा रहा है कि ये छापेमारी और भी आगे बढ़ सकती है, लंबी खिंच सकती है छापेमारी। दरअसल आय से अधिक संपत्ति और इनकम टैक्स की चोरी की इनपुट्स के बाद, सूचना के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। भोपाल का ही अगर जिक्र करें तो 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है। टीटी नगर और मालवीय नगर में छापेमारी का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर और बिलासपुर में कुछ ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दो 2006 में जब एक युवा कलेक्टर देवास आया तो ये एक सूखी भूमि थी। उनके दफ्तर में आने वाले गांव के सभी लोग उनसे कुछ करने का अनुरोध करते। उमराव ने बड़े किसानों के पूरे समुदाय को एक बहुत ही अनोखी आर्थिक दलील के साथ जुटाया। एक ऐसा तर्क जिसने जमीन को हरा भरा कर दिया और न केवल बड़े किसान बल्कि हर किसान समृद्ध हो गया। उमराव का मॉडल आज भी दुनिया में सबसे अच्छे मामलों में से एक है। – 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं। किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है, उसकी जो इकोनॉमिक नीड है जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपनी भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।